बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद के रेड जोन से बड़ी-बड़ी इमारतों से। एक खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और 2-3 खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और बहुत ही अहम नौयत की डेवलपमेंट हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस ले लिया है। जजिस के खत का मामला जिसे दबाने की कोशिश की जा रही थी और बहुत ही हैरत अंगेज तौर पे बहुत ज्यादा दबाव और जजिस को दबाया जा रहा था और सरकार पसंद सरकारी वकला जो है वो भी मैदान में थे, हुकूमत भी मैदान में थी, वुज़रा मैदान में थे। बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही थी, बहुत ज्यादा तोगदो की जा रही थी कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन ये मामला नहीं दबा जनाब। और जरा आप जमा हो जाएं, आप जरा तशरीफ ले आएं, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, उसके बाद फिर हम बाकायदा गुफ्तगू शुरू करेंगे क्योंकि खबरें बहुत हैं और बहुत ही अच्छा दिन है आज। अभी तक रमजान मुबारक चल रहा है, अभी 25वीं की शब आनी है, ताक़रात आनी है और 27वीं शब आनी है। मैंने कल भी जिक्र किया था कि दुआएं करें अल्लाह ताला से और रमजान में मुबारक है, रोजे की हालत में दुआ करें, सहरी के वक्त दुआ करें, अफ्तारी के वक्त दुआ करें, तरावी के वक्त दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे आसानियां फरमाए, पाकिस्तान को भी खुशहाल मुल्क बनाए और पाकिस्तानियों की जो दुख दर्द हैं वो दूर हों। और जिस तरीके से जो जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया है पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में पाकिस्तानियों पे, वो ये मुसीबत का जो एक पूरे का पूरा पीरियड है, ये दौर है, स्याह दौर, इसका खात्मा हो। तो आज बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं जी, बहुत ही जबरदस्त खबरें आ रही हैं। नंबर 1 बल्कि बड़ी खबर से स्टार्ट लेते हैं और इसमें जजेस जीत गए हैं, 6 ऑनरेबल जजेस जीत गए हैं और हुकूमत हार गई है, सरकारी वकला हार गए हैं और सरकारी वकला हार गए हैं। वकला तंजीमों में खासतौर पे पाकिस्तान बार काउंसिल की लीडरशिप जो कि इस मामले को दबाने में पेश थी, वो उसे आज हारना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को हारना पड़ा है क्योंकि वो फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहे थे। और आज शिकस्त हुई है लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब की, क्योंकि आज ही उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की थी और वो इस सारे मामले से बिल्कुल नावाकिफ थे कि क्या चल रहा है, क्यों। और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में ये इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो एक रुसवाई का सबब बन रहा था इस इक़दाम की वजह से। तो इस सारी सूरत हाल में बहरहाल तरतीब से खबरें शुरू करते हैं क्योंकि मामला जो था वो दरून खाना इसको ऑनरेबल 6 जजेस को, बल्कि आज ही जो लाइक माइंडेड हैं हुकूमत के और हुकूमती साइड के जो लाइक माइंडेड लोग हैं, वो आज सुबह से ट्वीट कर रहे थे कि अगले चंद घंटों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और बहुत ज्यादा मसला बन जाएगा और ये 6 ऑनरेबल जजेस के लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, बिल आखिर सोमोटो नोटिस ले लिया गया है। पहली बात यह है कि तरतीब फर्स्ट टाइम पहली बात जो है स्टार्ट तसद्दुक हुसैन जिलानी, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्हें इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उन्होंने आज कल खत लिख दिया था, इस बारे में भी हमने आपको बताया था। तो कल उन्होंने खत लिख दिया था, आज वजीर आजम हाउस को वो खत मौसूल हो गया। इसमें उन्होंने इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि आपने मेरा इंतखाब किया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस पे अवेलेबल नहीं हूँ। और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने क्यों माजरत की थी, उसके लिए तमाम पाकिस्तान भर के बहुत जय्यद वकला, 300 से ज्यादा वकला की एक पिटीशन आ चुकी थी जिसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के बेटे भी शामिल थे। तो उन्होंने भी अपने वालिद साहब को कहा था कि ये काम ना करें और 300 से जायद जय्यद वकला ने और पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस और जिलाई बार एसोसिएशंस ने मेजॉरिटी 90% ने ये डिमांड कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले और सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ सो मोटो नोटिस ले बल्कि फुल कोर्ट बनाया जाए
और मैं उस तरफ भी आता हूँ। ये डिमांड आ रही थी फुल कोर्ट बनाएं, सो मोटो नोटिस लिया जाए, इंक्वायरी कमीशन का ये मामला नहीं है, बराह रास्त कार्रवाई नशर की जाए। तो ये सारी बातें हो रही थी और वकला तंजीमों की तरफ से। दूसरी जानिब हुकूमत इसको मैनेज करने की कोशिश की कर रही थी। लॉ मिनिस्टर जो हैं वो पेश थे, अटॉर्नी जनरल भी इस खेल का हिस्सा थे। वो भी आजम नजीर तारड़ साहब के साथ थे, लॉ मिनिस्टर के साथ, जबकि उसको उनको फेडरेशन के साथ होना चाहिए, जुडिशरी के साथ होना चाहिए था। और शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस की मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे। लेकिन उसके बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर प्रेशर था। कल मैं आपको बता चुका था कि तकरीबन कम से कम 5 से ज्यादा ऑनरेबल जजेस जो हैं उनका नाम आ चुका था, 5 जजेस का नाम आ चुका था, जिन्होंने ये कहा था कि इस पे सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, इंक्वायरी कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने भी कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। उनमें जस्टिस असद मिनल्ला साहब थे, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब थे, जस्टिस मंदोखेल थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। तो वो तमाम ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और आज तसद्दुक जिलानी साहब की माजरत के बाद मैं आपको हैरत अंगेज तौर पे बताता हूँ कि ये जब सो मोटो नोटिस लिया गया, इधर तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो माजरत कर रहे थे, वो खत वजीर आजम हाउस को लिख चुके थे, पहुंच चुका था। लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब एक स्टेटमेंट इशू कर रहे थे, वो तमाम वकला तंजीमों के साथ राब्ते में थे और अपने लोगों को जमा कर रहे थे कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देना, इसको कमीशन तक ही महदूद रखना है। लेकिन वो इस डेवलपमेंट से बिल्कुल नावाकिफ थे जी। और क्योंकि अगर वो इस मामले से वाकिफ होते कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेने जा रही है, तो फिर यकीनन वो ये स्टेटमेंट ना देते जो कि मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था, तो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दायरा अख्तियार में आने वाले मामले को एक इंक्वायरी कमीशन नहीं देख सकता। ये जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने बात की है। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने भी इस कमीशन को गैर आईनी करार दे दिया है, गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह थे, उन्होंने भी ये खत लिख के कि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दायरा अख्तियार में आने वाले मामले को एक इंक्वायरी कमीशन नहीं देख सकता। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है जी, जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जिनको बनाया गया था सरबराह के आए और आके इस वाक़े पे मट्टी डालें। तो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक अपराइट होने का सबूत दिया है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन आर्टिकल 209 के तहत मामले की तहकीकात नहीं कर सकता। ये उनका खत है, मेरे सामने मौजूद है जी। और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन आर्टिकल 209 के तहत मामले की तहकीकात नहीं कर सकता। यही ऑनरेबल जजेस ने लिखा था कि ये, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को मुखातब किया था। 6 ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को मुखातब किया था, इसीलिए उन्होंने लिखा था कि जनाब ये आप हमें गाइडलाइन फराहम करें। तो वही बात जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब लिख रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को इदारे की सतह पर हल करें। ये तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने कहा कि ये मामला जुडिशरी का है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है, इसको जुडिशरी के अंदर हल होना चाहिए। लिहाजा जुडिशरी के अंदर हल होना चाहिए और जुडिशरी के अंदर हल होने का तरीकाकार यही था जो कि हुआ है। तसद्दुक जिलानी ने अपने जवाब में जजेस की तरफ से लिखे गए एक खत के पैराग्राफ का हवाला भी दिया। ये वही खत है जो कि ये मेरे सामने मौजूद है जी। ये खत है जो कि 305 से जायद वकला के दस्तखत मौजूद हैं और इस पैराग्राफ का हवाला दिया है जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने। और ये पैराग्राफ ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का जायजा ले और इस मामले में लार्जर बेंच बनाए और जो फुल कोर्ट इजलास बुलाए, फुल कोर्ट बेंच बनाए। और फुल कोर्ट का मतलब है तमाम ऑनरेबल जजेस, दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच सुने। और ये पैराग्राफ था जो कि 305 से ज्यादा वकला ने दस्तखत किए थे और ये पिटीशन थी बुनियादी तौर पे। और इसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साहबजादे जनाब साकिब जिलानी साहब के दस्तखत भी मौजूद हैं। इसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, मियां समी थे, समी
सलमान अकरम राजा साहब थे, काजिम हसन साहब थे, बैरिस्टर एहसन थे, यानी कि बेशुमार वकला थे। 305 से ज्यादा वकला की ये पिटीशन थी और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने भी उसी को ओन किया है और उसी का हवाला दिया है अपने इस खत में जो वजीर आजम को उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अरकान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, यानी कि 6 ऑनरेबल जजेस ने जो खत है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। इसलिए इस खत के मुखातिब चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है और इसको उसी फोरम पे हल करना चाहिए, उसी फोरम पे टेकअप करना चाहिए। क्योंकि ये मेरे सामने जी वो खत भी पड़ा है, ये खत भी पड़ा है और इसमें जो एनेक्स हैं वो भी पड़े हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सारी बातें हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। और जस्टिस सदक ने अपने जवाब में जजेस की तरफ से लिखा गया एक खत का पैराग्राफ और जुडिशियल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, और इसलिए तसद्दुक जिलानी साहब ने लिखा कि इस तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क्याम आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। यानी जो गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया इलेक्शन, जो वफाकी काबीना ने जिसकी मंजूरी दी, अब जरा गौर कीजिएगा कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का ये लिखना, उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क्याम आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अब जरा पीछे जाएं कि कितनी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर की जानिब से एतमाद करने पर ममनून हूं, और जबकि ये इस तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क्याम आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। अब जरा गौर कीजिएगा जनाब कि काजी फाइज ईसा साहब ने इस मामले को उस वक्त नहीं लिया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया, और यहीं से वो जो है नीयत का फतूर वहीं से सामने आया। और हम भी कह रहे थे, मैं यहाँ बैठ के आपको मुसलसल कह रहा था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, क्योंकि ये 6 ऑनरेबल जजेस का खत है, ये मेरे सामने पड़ा है, इसमें लिखा है बनाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पाकिस्तान, और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सीनियर सुप्रीम कोर्ट मेंबर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पाकिस्तान। ये मेरे सामने ये खत मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये खत है 6 ऑनरेबल जजेस का जो मुखातिब किया गया है, ये ऊपर। उसके बाद है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मेंबर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पाकिस्तान, जस्टिस आमिर फारूक साहब, मेंबर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मेंबर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ये इनको मुखातब किया गया था, ठीक है जी, ये मुखातब किया गया था और इनको मुखातब करके कहा गया था। तो उसी पे आते हैं, उसी पे जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब कह रहे हैं कि जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, इस तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क्याम आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। अब यहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से मुलाकात कर ली, एक पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर मेंबर से मुलाकात कर ली, फिर अटॉर्नी जनरल से मुलाकात कर ली, और फिर अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर के साथ राब्ते में आ गए। तो काजी साहब ने ये सारे का सारा मामला हुकूमत के हवाले कर दिया, यानी मुल्जिमान के हवाले कर दिया। और फिर वहीं से हालांकि फुल कोर्ट मीटिंग में भी पहले दिन जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने कहा, ये राय थी जो कि इस वक्त हुई है, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और उनके साथ मिलकर हुकूमत के साथ हुकूमती ट्रैक पे चल पड़े। काजी साहब जो हैं जब उधर चले गए तो उधर प्राइम मिनिस्टर भी आ गए और उनके साथ गपशप भी लगा ली, काजी साहब ने भी लगा ली, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी लगा ली, और उन्होंने वहां पे इंक्वायरी कमीशन का इत्तेफाक कर लिया। अब इंक्वायरी कमीशन जो है, अब ये हम भी कह रहे थे, यानी कि मुझ जैसा भी एक कम इल्म आदमी जो कि महज सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करता है, सुप्रीम कोर्ट के मामला को पिछले 20 साल से सिर्फ कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मुझे भी पता था कि ये होना है। बहरहाल उसके बाद ये हुआ जी कि जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस मंसूर की जानिब से अदम एतमाद करने पर ममनून हूँ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने बजरिया खत फैसले से वजीर आजम को आगाह कर दिया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी कि आपने मुझ पर एतबार किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और बाकी जजेस का भी। तो जजेस ने तहकीकात के लिए इदारा जाती मुशावरत का कहा है। अब ये देखें, ये बात आ गई है, वही बात आ गई कि जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी जो हम खबर दे रहे थे, तो जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो भी वही बात अब डिस्क्लोज कर रहे हैं कि जजेस ने तहकीकात
तहकीकात के लिए इदारा जाती मुशावरत का कहा है। जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने खत का उन्वान है वन मैन इंक्वायरी। तो ये वन मैन इंक्वायरी जो है तसद्दुक जिलानी साहब की मादरत, और बल्कि तसद्दुक जिलानी साहब ने भी अपना पूरे का पूरा जो मुद्दा है और वो बता दिया है कि जनाब ये काम आपने गलत किया है, गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है, इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा एक तो ये हो गया तसद्दुक जिलानी साहब का खत आया, और उसके बाद जबकि लॉ मिनिस्टर जो हैं, लॉ मिनिस्टर की मैं बात बता दूं, फिर हम जरा बात को, क्योंकि साथ साथ ये जो खबरें हैं ये जरूरी है कि मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूं, क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं वो इस मामले में बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड पे चल रहे थे। और उनका आज का मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि आजम नजीर तारड़ साहब ने, अब ये देखिए जी, वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को सरबराह मुकर्रर करने पर मुल्क भर की मुंतखब वकला तंजीमों की तरफ से एतमाद के इजहार को खुशाइन करार दे दिया। अब ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा था। अब ये मेरे सामने वो खत पड़ा है जी, जिसमें ये वो खत है जिसमें 305 वकला ने इस पे लिखा है, और जो वकला तंजीमें हैं सिवाय पंजाब बार कौंसिल के और पाकिस्तान बार कौंसिल के सरबराह का जो सरबराह एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के अलावा बाकी जो बॉडी सारी है वो जजेस के साथ खड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के बार के जो सदन है वो खड़े हैं जनाब हुकूमत के साथ। इसी तरीके पाकिस्तान बार कौंसिल की पूरी बॉडी 6 अरकान खत लिख चुके हैं, और कल मैंने आपको बताया था अख्तर हुसैन साहब जो हैं वो जजेस के साथ खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के कंडक्ट को देखा जाए कि उनका कंडक्ट उसका जायजा ले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो भी जजेस के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान बार कौंसिल अब यहाँ पे ये सीधा सीधा एक क्या नैरेटिव बनाने की झूठ बोला जा रहा था, गलत बयानी से काम लिया जा रहा था कि खुशाइन करार दिया तसद्दुक जिलानी साहब को तो तमाम वकला तंजीमों ने, जबकि वकला तंजीमें और वकला मुल्क भर के वकला की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिया अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी के बारे में उनकी संजीदगी के मजहर हैं। हालांकि ये भी खिलाफ वाक़या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और सारी चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेजॉरिटी जो हैं लोग वो कह रहे थे इजलास बुलाएं, वो इजलास ही नहीं बुलाया। 5 अप्रैल का इजलास था, वो इजलास ही नहीं बुलाया, एक तरफा काम जारी हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल तसद्दुक जिलानी की तकरीरी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ये भी गलत साबित हुआ। खुद तसद्दुक जिलानी साहब कह रहे हैं मैंने वकला की बात ज्यादा दुरुस्त है, वो कह रहे हैं, और जजेस की बात ज्यादा दुरुस्त है, आप उनको फॉलो करें। और मेरी भी राय ये है कि ये सारा मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखे इन हाउस, ये बाहर का मामला नहीं है, ये मुल्जमान के हवाले करने का मामला नहीं है। तो पेशावर हाई कोर्ट बार, एबटाबाद कार्ड, यानी कि इसमें बेशुमार इस वाक़े से पहले का ये आज का आजम नजीर तारड़ साहब का जो है ये स्टेटमेंट आया हुआ है, और उसमें इतनी खिलाफ वाक़या और गलत बयानी की गई है कि एक माहौल बनाया जा रहा था कि बस ये कर गुजरें। और शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत और काबीना अदलिया की आज़ादी और दस्तूर में तय करदा रियासती इख्तियारात की तकसीम के असूल की कायल है। ये आजम नजीर तारड़ साहब का स्टेटमेंट पढ़कर सुना रहा हूँ, इस वाक़े से पहले का है। और उसके बाद ये अदलिया की आज़ादी और मौजूद 6 जज साहिबान के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा है कि ये इन हाउस मामला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखे तो सियासत तो भाईजान आप कर रहे थे, हुकूमत कर रही है, और माजरत के साथ काजी साहब कर रहे थे कि उन्होंने सारों को बुला लिया। और फिर आजम नजीर तारड़ साहब कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने पर मुल्क भर की वकला तंजीमों की तरफ से एतमाद का इजहार। तो ये है वो मामला। तो ये एक तरफ ये हो रहा था, और दूसरी जानिब इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही थी, और वो इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट ये थी कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो एक बमशेल एक और धमाका कर चुके थे, वो एक खत लिख चुके थे, और उस खत में इस इंक्वायरी कमीशन को, अब ये देखें ये इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किसका था? ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का था, काजी फाइज ईसा साहब का था, और अटॉर्नी जनरल का था, और लॉ मिनिस्टर का था, और शहबाज शरीफ साहब का था।
ठीक है जी। और उसमें मौजूद थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ये इनका फैसला था कि ये इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, जबकि फुल कोर्ट मीटिंग जो हुई उसमें उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर इसको एड्रेस करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो 6 ऑनरेबल जजेस का खत है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस करे, और उसमें वो मामला था, वो राय नहीं मानी गई और ये किया। और जिनको सरबराह बनाया वो ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया, यानी जस्टिस काजी फाइज साहब का जो ओपिनियन बिल्कुल खिलाफ आइन थी, गैर आइनी थी, और लॉ मिनिस्टर की गैर आइनी थी, शहबाज शरीफ साहब की गैर आइनी ये पोजीशन थी। और जो शामिल था इस एक्ट में उन सब की जो राय थी वो गैर आइनी राय थी, गैर कानूनी राय थी, जो कि कमीशन बनाने का फैसला किया गया था। हम पहले दिन से कह रहे हैं, और 305 वकला और फिर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल सिवाय एक के, और सब के सब ये कह रहे थे। बहरहाल अब आते हैं 7 रुकनी बेंच किस किस कौन कौन से नाम शामिल है नहीं उसमें, इस पे जरा मैं आपको बाद में पहले आते हैं जी अवॉइड क्यों किया जा रहा था। अच्छा, बेंच के नाम में पहले आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस है काजी फाइज साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं। अब यहाँ पे एक और जो चीज है, ये 6 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा है, इसलिए 6 से बड़ा ही बेंच बनना था। अब ये 7 मेंबर्स का बेंच बनाया है। अब अगर इसमें, क्योंकि इसमें होना ये चाहिए कि तमाम ऑनरेबल जजेस को कॉल किया जाए प्रिंसिपल सीट पे, और उनको बुलाया जाए और उनको बुला के ये केस सुना जाए, तमाम ऑनरेबल जजेस फुल कोर्ट, ये किया जाए। क्योंकि ये 7 मेंबर्स बेंच है, अगेन इस पे ये भी नाकाफी है। ये मैं अगेन बता रहा हूँ, बुध को 11 बजे समात है, ये नाकाफी है 7 मेंबर्स बेंच। उसकी वजह कि 6 ऑनरेबल जजेस ने लिखा है, और 6 ऑनरेबल जजेस का को अगर आपने उनको सुनना है तो उससे बड़ा बेंच होना चाहिए। अब ये 7 मेंबर्स हैं, अगर इनकी राय डिवाइड हो जाए, और मुझे 100% यकीन है कि ये ओपिनियन डिवीजन के साथ आएगी, इस बेंच में डिवीजन होगी, मुत्तफिक का फैसला नहीं आएगा। और उसकी वजह यह है कि जस्टिस काजी फाइज साहब इसको हेड कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं, और अतर मिनल्ला साहब हैं, मुसरत हिलाली साहिबा हैं, नईम अख्तर अफगान हैं। और जो राय दूसरी राय थी उसमें अब सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो शामिल इसमें नहीं किए गए। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल नहीं है, जस्टिस शामिल नहीं है, आयशा मलिक साहिबा शामिल नहीं है, और जस्टिस सादत शामिल नहीं है। दीगर ऑनरेबल जजेस जो हैं, मैं आपको नाम देख के बता देता हूँ, वो शामिल नहीं है। उन तमाम जजेस को इसमें बैठना चाहिए, और कोई मसला नहीं है, ये प्रिंसिपल सीट पे सबको कॉल किया जा सकता है। ये चीफ जस्टिस की होती है, उनका अख्तियार होता है, और एक अहम तरीन मसला है, और एक अहम तरीन, इंतहाई अहम तरीन मसला है, और उसके लिए ये तमाम जजेस को कॉल किया जा सकता है। ये कोई बड़ी क़यामत नहीं आ जानी, ये कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप तमाम जजेस को कॉल नहीं कर सकते। जजेस को कॉल करें, प्रिंसिपल सीट पे कॉल करें, वो आएंगे, वो विलिंगली वो आएंगे और बैठेंगे, और इस मुकदमे का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल केस है, और एक नई तारीख सेट होनी है, और नए फंडामेंटल सेट होंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के। क्योंकि आगे जो मैं बता रहा हूं कि इस सारे मामले में होगा क्या, उसकी अगली बात मैं आपको बता दूं, ये क्यों सो मोटो नोटिस लिया है, अगली खबर मैं आपको दे देता हूं। क्योंकि ये खुशी खुशी नहीं लिया गया। पहली बात तो ये है कि हरगिज हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये सो मोटो नोटिस लिया जाए। काजी फाइज ईसा साहब नहीं चाहते थे कि ये सो मोटो नोटिस हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला है। काजी साहब नहीं चाहते थे कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये इशू टेकअप हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, और ये बिल्कुल उनके सर पे आके पड़ा है। ये जो इतना पहाड़ जैसा गिरा है ना जी, उनके ऊपर ये पहाड़ गिरा है मुसीबतों का, ये जबरदस्ती आके उन पे गिरा है, उससे ये बच नहीं सकते थे, इसलिए कि वो पूरी की पूरी मज़ाहमत कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। ये जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने पहला इनिशिएटिव लिया, वकला ने सबसे पहले वकला ने इस पे किया है भरपूर तरीके से, उन्होंने रिएक्ट किया। नंबर 2, फुल कोर्ट मीटिंग जब हुई उसमें ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा। नंबर 3, तसद्दुक जिलानी, इसके बावजूद इन्होंने कमीशन बना दिया। तो तसद्दुक जिलानी साहब का जो आज का खत जो है जो उन्होंने लिखा है, ये चार्जशीट है अगेंस्ट किसके,
काजी फाइज ईसा साहब के, ये काजी फाइज ईसा साहब के अगेंस्ट ये चार्जशीट है जो कि उन्होंने कर दी है कि आपने ये कमीशन जो बनाया ये गलत किया, और ये कमीशन बना के मुझे सरबराह बनाया गलत किया, ये इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत ये मामला नहीं आता, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है, और ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एड्रेस किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस किया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, अदलिया का है, अदलिया के अंदर का है, इसमें मेरा बनना कमीशन का सरबराह ये गैर आईनी है, इसलिए उन्होंने ये गैर आईनी कह के, गैर कानूनी कह के उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया। उसके बाद ये 305 से ज्यादा वकला जो हैं, सीनियर मोस्ट ये जुरिस्ट जो हैं और गैर सियासी हैं, और उनमें तसद्दुक जिलानी साहब का साहबजादा भी शामिल है, वो ये कह रहे हैं कि ये सारे का सारा गैर कानूनी अमल है, और बार एसोसिएशन, बार काउंसिल कह रही है गैर कानूनी अमल है। कौन कह रहा था कानूनी अमल है? शहबाज शरीफ साहब, काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, और उनके साथ थे अटॉर्नी जनरल, और उनके साथ थे लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब। ये लोग कह रहे थे जी कि ये है, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर उनसे मिल गए, और एक पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर मेंबर उनके साथ मिल गए, ये कह रहे थे। तो बहरहाल ये तो हो गया मामला जी। अभी मैं आपको बताऊं कि बुध को है समात, परसों यानी कि 11 बजे, तो अगेन मैं कहूंगा कि ये ओपन कोर्ट में जब ये चलेगा, क्योंकि अब ये मामला जो है वो खुल चुका है। अच्छा, एक और खबर दे दूं मैं आपको। खबर वो है कि ये क्यों सोमोटो नोटिस लिया गया। एक तो मैंने आपको बता दिया कि तसद्दुक जिलानी साहब ने खुद ही चार्जशीट कर दिया, काजी फाइज साहब को भी और गवर्नमेंट को भी, और जिसने ये कमीशन बनाने के लिए उन्होंने चार्जशीट कर दिया कि आप एक गैर आईनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। नंबर 1। नंबर 2, जस्टिस साहिबान 6 जजेस जो हैं वो ये सोच रहे थे, उन्होंने फैसला कर लिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने ये फैसला कर लिया था कि अगर इस पे इन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया, यानी कि इंक्वायरी कमीशन को वापस ना लिया, तो वो 184(3) के तहत खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेटिशन फाइल करने जा रहे थे बराह रास्त। और ये भी अदालती तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, अदालती तारीख का जो है एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या होता, पहला वाक़या होता कि 6 हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, यानी कि पूरी की पूरी हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे गलत फैसले करवाए जा रहे हैं, हमारे मामलात में मुदाखलत की जा रही है। वो सब के सब 6 जजेस ने पेटिशनर बन के पहुंच जाना था 184(3) के तहत। तो लिहाजा वो भी मुकम्मल तौर पे, क्योंकि उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था कि भाई आपने क्यों दस्तखत किए, आपको क्या लेना देना था, आपको तो किसी ने कॉल नहीं की। उनको डराया धमकाया जा रहा था और उनको मजबूर किया जा रहा था कि आप इस मामले से हटें, वरना हम आपको सैक कर देंगे, हम आपको सैक करवा देंगे, ये कहा जा रहा था। और आ रहा था कि जनाब इस सारे इंक्वायरी कमीशन बनेगा जिलानी साहब का, इसमें जस्टिस जो समन रफत इम्तियाज हैं उनको हम सैक कर देंगे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को सैक कर देंगे, बाकियों को वार्निंग दे देंगे। ये पहले से जजमेंट आ चुकी थी, ये पहले से लिखी जा चुकी थी कि इंक्वायरी, उन्होंने कहा था तसद्दुक जिलानी साहब। अब तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं, मैंने आपको बताया बड़े नफीस आदमी है, बड़े शरीफ आदमी है, और बहुत अच्छी हेलो हाय अस्सलाम दुआ है, बुजुर्ग हैं हमारे। तो वो एग्रेसिव नहीं है, एग्रेशन उनमें नहीं है, इसीलिए इन्होंने कहा था कि चलें ठीक है जी बना देते हैं, होम्योपैथ सा कोई डिसीजन ले लेंगे। और डिसीजन पहले से अनाउंस कर दिया था कि जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को हमने सैक करवाना है, और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब को सैक करवाना है, और ये 2 जज हम फारिग कर देंगे, और उसके बाद बाकी जजेस को वार्निंग दे देंगे, और ये बगावत कुचली जाएगी, और आइंदा जो है रहती दुनिया तक किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। तो ये है बैकग्राउंड। उन्होंने कहा था हम पिटीशन फाइल कर देते हैं। तो क्योंकि डिनर पे बुलाया था जस्टिस काजी फाइज साहब ने, जजेस को अफ्तार डिनर पे बुलाया था, इन्हीं 6 ऑनरेबल जजेस को, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, जस्टिस बाबर सत्तार साहब को, जस्टिस एजाज इसाफ खान को, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को, जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब को, इनको बुलाया था। साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, उनको बुला के चिकनी चुपड़ी बातें करके और जरा मामला ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन ये ऑनरेबल जजेस नहीं माने थे। क्यों नहीं माने थे? अब अगली बात जो मैं आपको, क्योंकि ये खबरें जो हैं
आपको हमारे मेन टीवी चैनल्स पे इस तरह की खबरें नहीं मिलेंगी, जो कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और पूरे वसूख से दे रहा हूं, क्योंकि वहां पे जरा कदगने बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि कल तक तो ये मामला आज ही इन्होंने नैरेटिव बना के जो दिया था, आज भी जो नैरेटिव बना के भेजा है कि इस पे मट्टी डालनी है जी, इस पे आपने ज्यादा चूचरा नहीं करनी, ये तमाम को नैरेटिव बना के दिया गया था। और इसीलिए इस पे ज्यादा बहस भी नहीं हो रही थी, बहुत नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी और खुल के बात नहीं हो रही थी। अब आते हैं क्यों सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्यों राह फरार इख्तियार की जा रही थी, कादी साहब क्यों नहीं चाहते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फाइज ईसा साहब क्यों नहीं चाहते थे कि ये मामला दब जाए और इसको यहीं रहे और वो हुकूमत के साथ मिलके इन 6 ऑनरेबल जजेस के खिलाफ क्यों इनको सैक करवाना चाह रहे थे काजी फाइज ईसा साहब, वजह क्या थी? ये है असल बुनियादी सवाल, क्योंकि अब आएगा ये ओपन कोर्ट में और ओपन कोर्ट में ये डिमांड की जाएगी बुध को कि जनाब इस बेंच को बड़ा करें, इस बेंच को बड़ा करें और इस पे ईद के बाद आप मौजू दिन रखें। ईद की छुट्टियों की वजह से अब इन्होंने, क्योंकि दिन ऐसा रखा है ना कि वो गए हुए हैं जो रजिस्ट्री सीट्स है ना वहां गए हुए हैं, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ताल्लुक कराची से है, तो एक हफ्ता पहले ऑनरेबल जजेस जो हैं वो लाहौर बेंच चला जाता है, एक सिंध में कराची में चला जाता है और एक चला जाता है आपका पिशावर में भी बेंच चला जाता है, कोटा में भी बेंच चला जाता है। तो इस तरीके से ये कर रहे थे कि ईद की वजह से, और इन्होंने ये मौका मुनासिब जाना तो ये अवेलेबल जजेस को ले लिया। तो ये अवेलेबल जजेस से बात नहीं बनेगी, ये डिमांड आएगी बुध को डिमांड आएगी, क्योंकि ये 6 मेंबर्स का 6 मेंबर्स ने खत लिखा है 6 ऑनरेबल जजेस ने, तो ये 7 का बेंच जो है ये छोटा है। कल को डिवीजन हो गई और क्योंकि 6 ऑनरेबल जजेस के मामले को 7 ऑनरेबल जजेस मुतफिका तौर पे उनके खिलाफ आना है, हक में आना है, 7 जजेस ने देखना है, तो ये डिवीजन हो गई अगर आपकी 7 ऑनरेबल जजेस के दरमियान, जो कि होगी, मुझे लग रहा है कि होगी। और उसकी वजह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब तो जुडिशल कमीशन के इंक्वायरी कमीशन के हामी है, जस्टिस मंसूर शाह साहब कमीशन के हामी है कि ये इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। क्योंकि अगर वो इस बात से इत्तेफाक करते, मुत्तफिक होते इस मामले से कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, तो वो हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात और बातचीत ही ना करते और उनके साथ मामला ही ना करते और उनको ये ना कहते कि जनाब ठीक है कमीशन बना दें। तो वो तो पहले दिन से ही गलत साबित हो गए हैं और इसमें इन दोनों ऑनरेबल जजेस को बैठना नहीं चाहिए। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, इन दोनों ऑनरेबल जजेस को अब इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। ये इस बेंच की सरबराही कोई और करे जो एक्सपोज, जिनकी राय एक्सपोज नहीं हुई, जो अपनी राय दे नहीं सके, क्योंकि ये 2 ऑनरेबल जजेस जो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो अपनी राय दे चुके हैं कमीशन के हक में। तो तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं साबिक चीफ जस्टिस जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह, वो इन दोनों की राय को गैर आईनी करार दे चुके हैं, गैर आईनी और गैर कानूनी राय देकर रद्द कर चुके हैं। अब ये जब सब कुछ सामने आ गया तो फिर इनको जेब नहीं देता, इनको सूट नहीं करता, मॉरली, कानूनी, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली वो इनको सूट नहीं करता कि वो इस बेंच को में बैठे, सरबराही तो दूर की बात है बेंच में भी बैठे। लिहाजा ये बाकी जजेस जो हैं, इन 2 के अलावा बाकी जजेस के हवाले ये करना चाहिए, मामला मैटर करना चाहिए, वो अब इसका जायजा लें, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब तो उसी माइंडसेट के साथ बैठेंगे जो उनका माइंड ऑलरेडी वो एक्सपोज कर चुके हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसी माइंड के साथ बैठेंगे और वो तो उनके ज़हन में तो वो इंक्वायरी कमीशन घूम रहा होगा, क्योंकि वो उसको समझते थे कि ये लीगल है, ये आईनी है और बुनियादी तौर पे तो मामला कुछ और ही था। तो खैर बहरहाल अब आते हैं जी, अब ये जरूरी है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये ना किया गया तो ये फिर अगेन एक मसला बन जाएगा। ये बुध के रोज परसों 11 बजे इस पे ये बात होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं बार बार जो हैमरिंग कर रहा हूं, मैं जोर दे रहा हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस बेंच में शामिल हैं, वो 2 अपनी राय दे चुके हैं, वो अपनी राय दे चुके हैं, उनकी राय गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे दी गई है और उस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने किया है जिनका नोटिफिकेशन हो चुका था। उन्होंने काम शुरू करने से पहले ही इंक्वायरी कमीशन के सरबराह साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने ये कह दिया है
कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब और मंसूर अली शाह साहब, आपने मुझ पर एतमाद किया, बहुत शुक्रिया, लेकिन माजरत के साथ ये मामला इंक्वायरी कमीशन का नहीं है, ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा जाए। तो जब वो कह चुके हैं तो इसका मतलब है जस्टिस काजी फाइजा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक्सपोज हो गए, उनकी राय एक्सपोज होगी और वो गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे दी गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन तो हो गया ना, तसद्दुक जिलानी साहब का नोटिफिकेशन कर दिया और टीओआर भी जारी कर दिए, टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए। अब उन्होंने इंक्वायरी कमीशन के सरबराह बनने के बाद, इंक्वायरी कमीशन बनने के बाद ये राय दी है, इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनने के बाद उन्होंने ये राय दी है। मैं आपको बड़े हम्बल वे में कि क्या राय दी है, एक जरा सिर्फ 2-4 जुमले आपको बता दूं कि ये राय दी है तसद्दुक जिलानी साहब ने। अगेन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि तसद्दुक जिलानी साहब ने इंक्वायरी कमीशन बनने से पहले नहीं कहा कि जी मैं माजरत करता हूं, उनको बना दिया गया, वो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह बन गए, उनको टीओआर दे दिए गए और उन्होंने टीओआर सुन के, सब कुछ देख के, वकला की राय पढ़ के, सबकी राय सुन के और दीगर ऑनरेबल जजेस के साथ बात करके वो इस नतीजे पे पहुंचे, यक रुकनी कमीशन, इंक्वायरी कमीशन, तसद्दुक जिलानी साहब इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आने वाले मामले को एक इंक्वायरी कमीशन नहीं देख सकता। इंक्वायरी कमीशन आर्टिकल 209 के तहत मामले की तहकीकात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को इदारे की सतह पर देखें। और उन्होंने कहा कि जवाब में जजिस की तरफ से लिखे गए एक खत के पैराग्राफ का भी हवाला दिया, यानी कि जजिस ने जो खत लिखा है, जजिस ने जो खत लिखा उसके पैराग्राफ का भी हवाला दिया, जजिस के खत का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में नहीं आता और मैं जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस मंसूर की जानिब से एतमाद करने पर ममनून हूं। तो ये उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपकी राय थी, मादरत के साथ दोनों ऑनरेबल जजेस से कहा कि आपकी राय जो है वो दुरुस्त नहीं थी, लिहाजा ये मेरा फैसला है। और उन्होंने एक पेज का अपना फैसला भेज दिया वजीर आजम जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को। तो तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो ये मामला हुआ है, तसद्दुक जिलानी साहब। तो ये जरा सुनिएगा जी। इस पे इसके अलावा एक और बात भी आपको मैंने बतानी है। ये सारी बहुत ही मजे की आज हुई है जी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी, माजरत के साथ एक जरा इंपॉर्टेंट मैसेज था। तो सूरत हाल ये है कि सुप्रीम अब आते हैं जी, क्यों नहीं नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये मामला आगे बढ़ेगा और ये मामला यहीं खत्म नहीं होना। अब जरा सुनिए, तवज्जो से सुनने की बातें हैं जो कि मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत ही ये खत है, ये खत शुरू कहां से होता है? खत शुरू होता है जी कि हम, ये ऑनरेबल जजेस का खत है, मुखातिब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अरकान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे ऊपर है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस इब्राहिम खान साहब हैं और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब वो खत यहां से शुरू होता है कि डियर सर्स, हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रहनुमाई तलब करने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये खत पहली दफा मैं आपको A to Z पूरा खत आपको पहली दफा कि किसी भी प्रोग्राम में आपने ये खत नहीं देखा होगा। ये बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किया जी, और इसको जरा सुनिए क्योंकि इस खत के अंदर ही सारा कुछ है। जो 6 जजेस ने खत लिखा उसके अंदर ही सब कुछ है। हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रहनुमाई तलब करने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि एग्जेक्टिव और खुफिया एजेंसियों की जानिब से हमारे अदालती उमूर और फराइज मनसबी की अदायगी में मुदाखलत की जा रही है और हमें बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम करने से इस तरह रोका जा रहा है जो कि धमकी के जुमरे में आता है। ये मामला जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले के बाद सामने आया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब 11 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब
से बरतरफी को गलत करार दिया और कहा गया कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इस वक्त ओहदे से हटा दिया गया जब उन्होंने आईएसआई के साबिक डीजी मेजर जनरल फैज हमीद, गौर से सुनने वाली बातें हैं जी, ये सारी जो चीजें हैं, इस वजह से ये जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है ना, ये पूरी की पूरी चार्ज शीट है, पूरी की पूरी चार्ज शीट है। और इस वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इससे राह फरार इख्तियार कर रहे थे और जस्टिस आमिर फारूक साहब भी। और क्योंकि ये मामला आगे जाएगा जी, अगरचे अब आता हूं जी कि वो कहते हैं उस वक्त के आर्मी चीफ और वफाकी हुकूमत ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के नोटिस में लाया गया था। अब जो ऑपरेटिंग पार्ट है जी, वो जरा सुन लें। ऑपरेटिंग पार्ट है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को एक हद तक दुरुस्त साबित किया, लेकिन उनको होते से हटाए जाने के अमल की तलाफी कई साल गुजरने के बाद भी नहीं की गई। मजीद ये गौरतलब कि आईएसआई के अहलकार जिनकी सरबराही आईएसआई के डीजीसी कर रहे थे, यानी कि जनरल फैज कर रहे थे, और जिन पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट और एहतसाब अदालत में मुदाखलत के इल्जामात थे, उनकी कोई तहकीकात नहीं की गई और तहकीकात नहीं की गई। मुतालबा किया गया कि जो अहलकार अदलिया में मुदाखलत करके उसकी बेतौकीरी कर रहे थे और जो उनकी हमायत कर रहे थे, उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए ताकि ये अमल दोबारा ना हो सके। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस सिद्दीकी ने अपने इंटरव्यूज में आईएसआई की जानिब से अदलिया में मुदाखलत के जो इल्जाम आयद किए हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अब वो आगे आते हैं, ये ऑनरेबल 6 जजेस शौकत सिद्दीकी साहब के केस का हवाला, क्योंकि ये केस शौकत सिद्दीकी ये काजी फायज ईसा साहब ने डिसाइड किया है, यानी कि चंद दिन पहले एक फैसला दे के इस मामले में आके काजी फायज ईसा साहब निकल रहे थे पतली गली से। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के इल्जामात की तहकीकात के मुतालबे की हम हमायत करते हैं और चाहते हैं कि इन तहकीकात का दायरा अख्तियार वसी करके इस बात का तयन किया जाए कि आया आज भी खुफिया एजेंसी के अहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करते हैं या नहीं, आज भी। और इन तहकीकात में बेंचेस की तश्कील पर मुदाखलत, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया इस्लामाबाद की बात हो रही है। वो कहते हैं कि इन तहकीकात में जो तहकीकात करनी चाहिए कि बेंचेस की तश्कील पर मुदाखलत, यानी कि बेंच पसंद के बेंच फिक्सिंग कहती थी, मरीम साहबा कहती होती थी बेंच फिक्सिंग हो रही है और केस फिक्सिंग हो रही है, ये वो बात है। तो उन्होंने कहा जी कि आज के दौर की भी बात तहकीकात करें कि इन तहकीकात में बेंचेस की तश्कील पर मुदाखलत, केसेस की समाअत और कार्रवाई में मुदाखलत की तहकीकात की जाए। यानी आज भी बेंचेस की तश्कील पर मुदाखलत हो रही है, आज भी केसेस की समाअत और कार्रवाई में मुदाखलत हो रही है, इसकी तहकीकात करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ जिलाई अदालतों और स्पेशल व दीगर कोर्ट्स के मुताल्लिक भी तहकीकात की जाएं। जिलाई अदालतों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गई और स्पेशल दीगर कोर्ट्स कौन सी हैं? उनमें एहतसाब अदालत है, उनमें आपकी खुसूसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है और उसमें स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी साइफर वाली, वो है। उसमें दीगर जो केसेस चल रहे हैं वो सारी की सारी उसमें शामिल होती हैं कि किस तरीके से केसेस में सजाएं दिलवाई जा रही हैं और निकलवाई जा रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी होनी चाहिए। और आगे वो कहते हैं ऑनरेबल जजेस के ताकि वाज़ेह हो कि इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां भी मुदाखलत और जजेस को धमकियां तो नहीं दे रहे। मतलब है कि ये जनाब आज की बात करें, ये तहकीकात आज पे भी लेके आए, सिर्फ शौकत सिद्दीकी साहब तक ना रुकें। उन पे आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है, लिहाजा इन तहकीकात को आप आज पे भी लेके आए। और उसके बाद वो कहते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से जजों के लिए मुकर्रर किया गया मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से रहनुमाई करने से कासिर है कि जजेस की जानिब से खुफिया इदारों के अहलकारों की जानिब से अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने का क्या रद्द अमल दिया जाए। जजेस पूछ रहे हैं कि भी हम पे रोजाना ये आके बैठ जाते हैं और आगे जाके वो आगे मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। अच्छा, ये बड़ा ही ये खत पहली दफा मैं आपको बता रहा हूँ, इस खत में इतना कुछ है, आप सुनते जाइए और आप हैरान होंगे।
वो एक एक केस का जिक्र किया, वो एक एक केस का इसमें जिक्र किया है ऑनरेबल 6 जजेस ने। हम समझ, और ये सारे केस किसके मुतालिक हैं? इमरान खान साहब से मुतालिक हैं। इमरान खान साहब और पीटीआई के रहनुमाओं से, और जो नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया, ये वो केसेस हैं सारे के सारे जिसमें जबरदस्ती ये काम करवाया गया। इसीलिए तो ये हालात वाकयात हुए। उसके बाद है जी, उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव को रिपोर्ट भी करते हैं, और उसके बाद अगली बात है कि हम समझते हैं कि ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं, हम समझते हैं कि इस बात की तहकीकात इंतहाई अहम है कि क्या रियासत की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है, जिस पर खुफिया एजेंसी के अहलकार अमल दरामद कराते हैं और एग्जेक्टिव को रिपोर्ट भी करते हैं, और इसके लिए जजों को धमकाया जाता है। सियासी मामलात के मुताबिक अपनी मर्जी के नताइज के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और ऐसे चंद वाकयात बयान किए जा रहे हैं। अब आगे वो मुकदमात का जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को किस तरीके से सजाएं दिलवाई गई, इमरान खान साहब को किस तरीके से इद्दत में सजा दिलवाई गई, और फिर वो जो उनकी बेटी का मामला था, वो पिटीशन, उसमें क्या कहा गया, इद्दत के मामले में क्या हुआ, तोशाखाना में क्या हुआ, साइफर में क्या हुआ, ये सारे के सारे मामला इस खत में उनका जिक्र है, जिसकी वजह से ये खत जो है आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा और किसी ने डिस्कस नहीं किया। और उसके बाद है जी, उन्होंने कहा जी, मोहम्मद साजिद और इमरान अहमद खान न्याजी के एक केस की समाअत करने वाले एक बेंच के दरमियान इख्तलाफ सामने आया। उसमें इख्तलाफ किसके सामने आया था? जस्टिस कयानी साहब और जस्टिस एक साइड पे थे, और आमिर फारूक साहब दूसरी साइड पे थे। इख्तलाफ सामने आया, और 30 मार्च 2023 को केस काबिल समाअत होने के मुतालिक फैसला महफूज किया गया। 19 अप्रैल 2023 को 3 रुकनी बेंच में से एक जज ने अपने फैसले में दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया, ताहम बेंच में शामिल दीगर 2 जजेस ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसको काबिल समाअत करार दे दिया, क्योंकि वो उस केस को, क्योंकि वो बेंचों की तश्कील और वो सारा आगे जाके उन किरदारों का भी जिक्र आ जाएगा, तो नाकाबिल समाअत करार दे दिया। जिन जजेस की जानिब से दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया था, उनको, अब आगे आ जाए, क्योंकि इसमें यह था कि इमरान खान साहब को सजा देनी है आप लोगों ने, ये इसमें यह था, इमरान खान साहब को इसमें सजा देनी है। अब 3 मेंबर बेंच था, 2 मेंबर्स एक साइड पे हो गए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक साइड पे हो गए, और जब फैसला आ गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अनाउंस करने से इनकार कर दिया कि मैं ये अनाउंस नहीं करता। उसके बाद वो केस उन्होंने मुतालिका जजेस साहबान ने हाई कोर्ट के मुतालिका अमले के सुपुर्द किया, उन्होंने वेबसाइट पे दे दिया। जाहिर है ये जो असूल है, जैसे काजी फाइज़ साहब करते थे कि अपने बुलाते थे सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को, और अपनी जो खत वत है जो वो वेबसाइट पे दे देते थे, वही काम जस्टिस कयानी साहब और दीगर ऑनरेबल जज ने किया। तो आगे सुनिए, ये वो केस है जी। तो उन्होंने कहा कि जब नाकाबिल समाअत करार दिया, अब ये इंटरनल मसला है। अब अगली बात जो है, ये है इंटरनल मसला। ये आमिर फारूक साहब और जस्टिस कयानी साहब और एक तीसरे ऑनरेबल जज, 3 जजेस के अंदर का मामला है ये। बाहर को तो नहीं पता, लेकिन अंदर से किसने बताया? आईएसआई को किसने बताया कि जनाब ये जजेस काबू नहीं आ रहे और ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो जरा इनको स्क्रू करें। किसने बताया? इन तीनों में से किसी एक ने बताया होगा। तो उस पे आप, तो इसलिए वो कहते हैं कि 2 जजेस ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। जिन जजेस की जानिब से दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया था, उनको आईएसआई के अहलकारों ने उनके दोस्तों और खानदान के अफराद के जरिए धमकियां दी और उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की गई, जिनके पेश नज़र इन जजों ने अपने घरों के लिए इजाफी सिक्योरिटी तलब कर ली। इनमें से एक जज को शदीद दबाव और हाई ब्लड प्रेशर के बायस अस्पताल दाखिल होना पड़ा, और यह मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लाया गया, और बाद यानी कि आमिर फारूक साहब के नोटिस में लाया गया, और बाद 2 मई 2023 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग में यह मामला उनके नोटिस में भी लाया गया, और यानी कि उमर रजा बंदयाल साहब के, और 3 मई 2023 को इन 6 जजेस ने आईएसआई के अहलकारों की मुदाखलत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि मेरी आईएसआई के डीजीसी यानी कि फैसल नसीर साहब से पहले ही बात हो गई है, यानी वो पहले से ही, उन्होंने कहा मेरी बात हो गई है,
उन्होंने आईएसआई के अहलकारों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को किसी भी तरीके से अप्रोच ना करने की यकीन दहानी करवाई है। लेकिन ये अब 6 ऑनरेबल जजेस क्या कह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब ने हमें ये कहा कि हमारी डीजीसी फैसल नसीर साहब से बात हो गई है मेरी, तो उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि अब वो किसी जज को तंग नहीं करेंगे या उनका कोई भी स्टाफ अफसर जो है वो तंग नहीं करेगा। लेकिन 6 ऑनरेबल जजेस ने कहा कि ये मुदाखलत आज भी जारी रही, फिर भी जारी रही और अभी तक जारी है। ठीक है, ये ऑनरेबल जजेस ने लिखा है। उसके बाद आगे चलें, क्योंकि आप को आज मैं बोर नहीं होने दूंगा, खबरें बहुत हैं और ये खबरें आपको कहीं और मिलेंगी नहीं। मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब ये दूसरा वाक्य है, मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को मुसल्ला अफराद की जानिब से अगवा कर लिया गया। 24 घंटे बाद जब वो रिहा होकर वापस आया तो उसने बताया कि अगवाकारों की जानिब से ये दावा किया गया कि वो आईएसआई के अहलकार हैं और वो कह रहे थे कि हम जज के बेटे समेत फैमिली के दीगर अफराद को भी अगवा करके यहाँ ले आएंगे। और उसने कहा कि दौरान हिरासत मुझे इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के करंट लगाया गया और मुझे अगवाकारों की मंशा के मुताबिक जाली इल्जामात पर मबनी एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया गया और मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। इसके बाद इस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई गई और इसके साथ एक मुनज़्ज़म मीडिया मुहिम भी चलाई गई ताकि जज पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा सके। अब यहाँ पे जज साहब का नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये थे जनाब मोहतरम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी इस बात की सजा दी गई कि उन्होंने वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के कहने पर और आईएसआई के कहने पर जो आगे फिर वो मुलाकात करने आते हैं, उन मुलाकातियों के नाम भी लिखे हुए हैं, उन्होंने अपना फैसला तब्दील करने से इनकार कर दिया था कि आप ये फैसला तब्दील करें। उन्होंने इनकार कर दिया था और उसके बाद फिर ये उनके हुआ और उनके बाद फिर एक कंप्लेंट आ गई और उस कंप्लेंट को फिर मीडिया में फैलाया गया और फैलवाया गया बल्कि, और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे हर तरह से वो खबर फैलाई गई। तो ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ ये वाकया हुआ था और उसके मीडिया को पता था उस वक्त, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद है जी 3 मई 2023 को जिला इस्लामाबाद शर्की की अदालत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने, अब ये अगला वाकया है वो इससे भी खतरनाक है। यहाँ पे तो बहनोई का अगवा किया गया, बिरदनिल्लाह बहनोई हैं या साला साहब हैं, दोनों सूरतों में क्योंकि बिरदनिल्लाह इंग्लिश में है, तो बिरदनिल्लाह को अगवा भी किया। ये सारा वाकया बयान आ गया। अब अगले केस में क्या हुआ, उसमें भी यही करने की कोशिश की गई। 3 मई 2023 को जिला इस्लामाबाद शर्की की अदालत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि जिलाई अदालतों के जजों को भी धमकियां दी जा रही हैं और एक जज को डराने के लिए उसके घर क्रैकर बेमीन फेंका गया जी, क्रैकर बम फेंका गया। ये मामला अदालत के चाय के कमरे में 6 जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ डिस्कस किया, आमिर फारूक साहब के साथ। अब ये जो क्रैकर फेंका गया था जी, ये मैं आगे जाके बता देता हूं कि क्यों फेंका गया था। और उसमें जो इद्दत का केस है, इद्दत के केस में उन जज हैं अता रब्बानी साहब को के घर में क्रैकर फेंका गया था। अता रब्बानी साहब से कहा जा रहा था कि आप इद्दत के केस में इनको सजा सुनाएं, इमरान खान और बुशरा बीबी को, और वो कह रहे थे ये केस बनता नहीं है। ठीक है, वो ये कह रहे थे ये केस बनता नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। उनके घर में ये क्रैकर आया। ये मामला अदालत के चाय के कमरे में 6 जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ डिस्कस किया और इन इल्जाम की तस्दीक के लिए इस मुतअस्सिरा जज को बुलाया गया और चीफ जस्टिस के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जज की मौजूदगी में इस जज ने इल्जाम की तस्दीक की। जज साहबा ने इल्जाम की तस्दीक की, जी मेरे साथ ये हो चुका है और ये काम मेरे साथ हुआ। अब उसके बाद होना क्या चाहिए था, उन जज साहबान को, उस जज साहब को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय, उनको सिक्योर करने के बजाय आमिर फारूक साहब ने क्या किया, चीफ ज़ाहिर है वो चीफ जज तो वही थे, उन्होंने उनको ओएसडी बना के तबादला कर दिया और फिर उन्हें बहावलपुर भेज दिया। ठीक है जी, और अब भी पता नहीं बहावलपुर से भी आगे कहीं होंगे। और जस्टिस रब्बानी साहब, तो ये किया गया जी, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। उसके बाद अगला उन्होंने कहा कि 10 मई 2023 को, अब ये अगला वाक़या, ये 2 केस तो हो गए आपके सामने,
स्टैब्लिश हो गई। ये 2 मुकदमे थे, दोनों मुकदमों में ये किया गया। अब उसके बाद फिर जो इद्दत में हुआ वो आपको पता ही है, इद्दत वाले केस में 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर अदलिया के मामलात में ISI की मुदाखलत के हवाले से आगाह किया गया। फिर 10 मई को उन्होंने कहा दोबारा हमने खत लिखा हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को। अब ये अगला खत आ गया, ये एक खत बका, अब ये तहरीरी तौर पे ये सामने आ गया जी, ये सबूत वो उन्होंने कहा कि वैसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो तहरीरी तौर पे हम ऑफिशियली कन्वे करते हैं। तो ये 6 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा और उन्होंने लिखा कि ISI की मुदाखलत के हवाले से आगाह किया और मुतालबा किया गया कि इस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फराइज आजादाना और एग्जेक्टिव और खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के बगैर सरअंजाम दे सके, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। यानी 10 मई से लेके आज तक जो है नहीं की गई। अब ये उन्होंने, अब ये एक मैं सुन रहा था तो उसमें अब ये कहते हैं जी कि इन्होंने खुद तौहीन अदालत का कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की। ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को या चीफ जस्टिस को खत लिख रहे थे, तो असल मसला ये है कि जज खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस साहब को लिखा जाता है, चीफ जस्टिस इस इशू को टेकअप करते हैं, वो बेंच बनाते हैं, केस रेफर करते हैं, फिर ये सुना जाता है। लिहाजा उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया इन 6 ऑनरेबल जजेस ने और बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मायूसी हुई उस वक्त के उन्होंने आमिर फारूक साहब ने कुछ नहीं किया, कोई एक्ट नहीं किया। अब आगे सुने, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही बात उसके बाद, क्योंकि इसलिए ये सारे जो हकायक है, इसलिए ये सो मोटो नोटिस नहीं ले रहे थे और इसलिए ये ओपन कोर्ट में डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये मामला नहीं लेके आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने इन इकदामात के बाद फिर जरूरी समझा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। ठीक है जी, उन्होंने फिर यह समझा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए और 19 मई 2023 को अब अगला स्टेप आ जाता है। 19 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से मुलाकात की। उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर थे और एक जज की अस्पताल में सर्जरी थी और उन्हें अदालती मामलात में मुदाखलत के हवाले से आगाह किया। ये वो बता रहे कि हमने बताया जाके आगाह किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद इन मामलात में मुदाखलत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुलाकात की और मुदाखलत के ये मामलात उनके सामने भी रखे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं, ये उनसे मुलाकात भी की। ये हुआ जी। और उसके बाद अच्छा, ये 9 मई का भी वाकया इसमें, 9 मई को जो हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तोड़ा गया और वो सब कुछ इमरान खान साहब को उठाया गया, सर फाड़े गए, वकला के शीशे तोड़े गए, सब कुछ। तो उस दिन भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अगर उसी वक्त एक एक्शन ले लेते और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते कि फौरन इमरान खान को लेके आए अदालत और वहीं वो बेल ग्रांट कर देते उसी दिन, और उस गिरफ्तारी को, उस अगवा को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अगवा है, उस अगवा को गैर कानूनी करार दे देते, तो 9 मई की बुनियाद ही नहीं बननी थी, क्योंकि 9 मई की आड़ में ये सब कुछ किया गया ना। उसके बाद ये इसलिए ये जो 9 मई जो है, जिसको इमरान खान साहब, चौधरी इत्तेजाद एहसन साहब, सरदार लतीफ खान खोसा साहब और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर जो रहनुमा हैं, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको कहते हैं, कि ये एक बनाया गया। तो ये था कि अगर उस दिन इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते, आमिर फारूक साहब उनको बुलवा लेते, तो ये होना ही नहीं था, बल्कि आमिर फारूक साहब ने उस अगवा को कानूनी करार दे दिया, उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया। IG पंजाब और उन पे पर्चे का हुक्म दे दिया, एक तरफ कानूनी करार, दूसरी तरफ पर्चे का हुक्म, और ना वो आज तक पर्चा हुआ, और फिर वो CCTV फुटेज सारी की सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गायब हो गई, और उस पर आज तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कोई एक्ट नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। ये है सूरत हाल। तो उस तनाजुर में भी, क्योंकि उस दिन भी ऑनरेबल जजेस आमिर फारूक साहब से कह रहे थे, चीफ जस्टिस साहब से, कि ये अदलिया का मामला है, ये इमरान खान या किसी शख्स का नहीं है,
ये अदलिया की आज बेतौकीरी की गई है। आज अदलिया के शीशे तोड़े गए हैं, दरवाजे तोड़े गए हैं, गिरेबान पकड़ा गया है और सर फाड़े गए हैं। ये अदलिया के फाड़े गए हैं। ये नईम हैदर पंचोता के नहीं फाड़े गए, ये गिरेबान इमरान खान का नहीं पकड़ा, ये अदलिया का पकड़ा गया। तो आप इस पे एक्शन लें, लेकिन आमिर फारूक साहब ने एक्शन नहीं लिया और इसलिए वो फिर ये 6 ऑनरेबल जजेस, क्योंकि डिग्निटी का मसला था, इन्होंने फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का दर पे गए, फिर आमिर फारूक साहब के दर पे गए, फिर काजी ईसा साहब के दर पे गए और उन्हें कहा गया कि जनाब हमें बचाएं और अदालत का वकार बचाएं। तो साल 2023 की गर्मियों में, अब अगला सुनिए जी, अब साल 2023 की गर्मियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर मुंतकिल हुए, जहां मामूल के मुरम्मत के काम कराते हुए इंकशाफ हुआ कि घर के ड्राइंग रूम की दीवार में लगी लाइट में वीडियो कैमरा नस्ब है और जिसमें सिम कार्ड भी मौजूद है और ये कैमरा ड्राइंग रूम की ऑडियोज और वीडियोज किसी को भेज रहा है और ऐसा ही कैमरा जज की रिहायशगाह के मास्टर बेडरूम में भी नस्ब था। इन कैमरों से मुंसलिक यूएसबी को बरामद किया गया, जिसमें जजेस और उनके अहल खाना की निजी वीडियोस मौजूद थी और इन वीडियोस को बतौर सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के सामने भी चलाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस मामले से आगाह कर दिया गया था। आज तक ये पता नहीं चल सका ये कि वो कैमरे किसने नस्ब किए थे और जजेस की निजी जिंदगी की वीडियोस बनाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। अब ये इतना बड़ा संगीन मामला है क्योंकि इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज भी आ चुकी हैं और बुशरा बीबी की आ चुकी हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी आ चुकी हैं ऑडियोज, पीएम हाउस की, पीएम ऑफिस की। तो ये जजेस के घर का था कि मास्टर बेडरूम, वहां पे कैमरे लगाए हुए थे। इससे ज्यादा गलाजत, बेशर्मी क्या हो सकती है? ये दिमाग में क्या कितना गंद हो सकता है, कितनी गलाजत हो सकती है जो ये काम कर रहे हैं और ये काम करवाया जा रहा है। ये है, इसलिए ये जजेस जो हैं वो जो तगोदो कर रहे हैं, ऐसी जॉब का, ऐसे ओहदे का क्या फायदा जिसमें आपके बीवी बच्चे महफूज ना हो और आपके बेडरूम महफूज ना हो। तो ये टेकअप भी किया हुआ इशू जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस मामले को, लेकिन वहां कोई जवाब नहीं दे रहा कि ये कौन करवा रहा है, कौन सा इदारा है। सारे अपने एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। 12 फरवरी 2024 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिखा, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के अकाउंट्स का तस्करा किया गया, जिसके जरिए राब्ता करके वो अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे थे। ठीक है जी, वो मुदाखलत कर रहे थे। 12 फरवरी 2024, अभी का 1 महीना पीछे चले जाएं, हाँ जी, 1.25 महीना पीछे चले जाएं तो 12 फरवरी 2024 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिखा, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के अकाउंट्स का तस्करा किया गया, जिनके जरिए राब्ता करके वो अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे थे, जिनके बायस जिलाई अदालतों के उमूर और अदलिया की आजादी और खुद मुख्तारी मुतासर हो रही है। खत अदलिया की आजादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल कोर्ट इजलास तलब करने का मुतालबा किया गया और उसके बाद इस खत में दोबारा बयान किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की गैर कानूनी निगरानी से उनकी प्राइवेसी मुतासर हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कुछ नहीं किया। ये वाकयात बताते हैं कि अदालती तारीख में जब भी अदलिया मुदाखलत करके इसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी सलब करके एग्जेक्टिव के मफाद के मुताबिक फैसले किए गए तो उनके निशानात धोए नहीं जा सकते। जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में आईएसआई की मुदाखलत के इल्जामात पर तहकीकात के बजाय सिर्फ जज को रिलीफ दे दिया गया, जो गलत है। ये इकदाम जरूरी थे लेकिन ये काफी नहीं। उन्होंने कहा जी कि जो है उनको तो, जिम्मेदारों का तो तयन करें ना आप, उनको तो सजाएं दें। फिर आगे वो कहते हैं, बतौर जजेस हमारी जिम्मेदारी बगैर किसी खौफ और खतरे के आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी है। मफाद आमा और हमारे हल्फ की पासदारी के लिए जरूरी है कि अदलिया किसी मुदाखलत के बगैर मुनसिफाना फैसले करे। इस मकसद के हसूल के लिए अदलिया की मुकम्मल आज़ादी बहुत जरूरी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जजेस के लिए वज़ा करदा कोड ऑफ कंडक्ट इन मामला से निपटने के लिए कोई रहनुमाई फराहम नहीं करता। अगर कोई जज खुफिया एजेंसियों की जानिब से इस किस्म के इक़दामात के इल्जामात आयद करता है तो सबूत भी उसे ही फराहम करना होते हैं और सबूतों की फराहमी से मुतालिक भी कोड ऑफ कंडक्ट कोई रहनुमाई फराहम नहीं करता।
और ये भी वाज़ेह नहीं कि क्या जज इनफरादी तौर पर खुफिया एजेंसियों की जानिब से धमकियों और दबाव को रोकने की कोशिश करेंगे या अदलिया बतौर इदारा इसको रोकने के लिए इक़दामात उठाएगा। और हम अदलिया के एहतसाब की हमायत करते हैं, लेकिन ये एहतसाब किसी जज के खिलाफ तहकीकात की बुनियाद खुफिया एजेंसियों के किसी अहलकार के अहकामात मानने से इनकार करना नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि हम किसी खुफिया अहलकार से इनकार कर दें, एजेंसी का कोई अफसर आए, आईएसआई का या कोई भी, वो आए और आके हम उसकी बात ना माने और उसके बाद उसके खिलाफ आप शुरू हो जाएं रेफरेंस फाइल करने के लिए और सबूत भी उसी से मांगे। तो लिहाजा वो कहते हैं कि ये एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब या किसी जज के खिलाफ तहकीकात की बुनियाद खुफिया एजेंसी के किसी अहलकार के अहकामात मानने से इनकार करना नहीं होनी चाहिए। आगे वो इससे भी इंपॉर्टेंट बात है जी, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक इनफरादी जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा की तरह बहादुर होने की जरूरत नहीं, जिन्होंने तने तना एग्जेक्टिव का मुकाबला किया, या जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तरह जिन्होंने इंसाफ के असूल के लिए तवील अरसा जिद्दोजहद की। अगर अदलिया की आज़ादी, समाजी बुनियादी हकूक की हिफाजत और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करने के लिए नागुज़ीर है, तो अदलिया की आज़ादी को बचाने और हिफाजत करने के लिए अदलिया को बतौर एक इदारा जवाब देने की ज़रूरत है। हम दरख्वास्त करते हैं, अब आगे सुनिए जी, हम दरख्वास्त करते हैं कि अदालती उमूर में इंटेलिजेंस अहलकारों की मुदाखलत और अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने के लिए जजों को धमकाने के मामले पर गौर करने के लिए एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इस तरह का कन्वेंशन इस बारे में मजीद मालूमात फराहम कर सकता है कि आया आला अदलिया के दीगर जजों के ऊपर बयान किए गए तजर्बात से मिलता जुलता तजर्बा हुआ है। यानी कि तमाम जजेस को बुलाएं, कन्वेंशन बुलाएं, वो जजेस आके आपको खुद बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लिहाजा ये जरूरी है। इस तरह की इदारा जाती मुशावरत से सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर गौर करने में मदद मिल सकती है कि अदलिया की आज़ादी को किस तरह बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने वालों के लिए जिम्मेदारी का तयन करने के लिए एक तरीकाकार वज़ा किया जाए और इनफरादी जजों के फ़ायदे के लिए ये वाज़ेह किया जाए कि उन्हें कब क्या करना चाहिए। अब जी अगला जो आपको मैं बताने लगा हूँ कि अब एक अगली बात जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि, और ये तो दो केस तो मैंने आपको बता दिए, अब मजीद बकिया मुकदमे जो हैं, यानी कि जो बकिया धमकियां दी गई और ब्लैकमेल किया गया, वो भी इमरान खान साहब से मुताल्लिक सियासी मुकदमात, उन्होंने सियासी इमरान खान का मेंशन नहीं किया लेकिन सियासी मुकदमात का मेंशन किया। अब ये देखें जी, ये खत है, जो खत उसमें उन्होंने लिखा। अब ये उस खत का मैं आपको खत पढ़ के सुना देता हूँ, एक और खत जो कि 7 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 10 मई 2023 को लिखा था। उस खत में क्या लिखा, उन्होंने कहा, ये ऑनरेबल जजेस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें बड़े दुख के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपके नोटिस में ला रहे हैं, क्योंकि सियासी केसेस की समाअत के दौरान ये वाक़यात रूनुमा हुए हैं। सियासी मुकदमात, वो मुकदमात कौन से थे? इमरान खान साहब थे या फिर नवाज शरीफ साहब के मुकदमात थे, और तो कोई मुकदमा नहीं था। तो जो कि ये सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी हमें बड़े दुख के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात लाएं, क्योंकि सियासी मुकदमात की समाअत के दौरान ये वाक़यात रूनुमा हुए। अब अगले वाक़यात सुन लें आप। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बराह रास्त उनके अहल खाना और दोस्तों के जरिए अप्रोच किया गया और उन्हें इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर से मीटिंग करने को कहा गया। इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर कौन है? ब्रिगेडियर फ़हीम साहब हैं। और उन्हें रिश्तेदारों और अहल खाना और दोस्तों के जरिए अप्रोच किया गया और उन्हें कहा गया, जस्टिस जहांगीरी को, कि आप इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर से मीटिंग करें और ब्रिगेडियर फ़हीम से। अहल खाना के जरिए कोयटा के सेक्टर कमांडर ने भी उन्हें डायरेक्टर जनरल आईएसआई इंटरनल यानी कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के साथ मीटिंग करने के लिए दबाव डाला और वो जिस अदालती बेंच का हिस्सा थे उसकी कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए पैगामात भी भेजे। अब ये आगे ये सियासी मुकदमात हैं, ऊपर उन्होंने बता दिया कि सियासी मुकदमात में ये हुआ और नीचे वो कह रहे हैं सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम, सेक्टर कमांडर कोयटा वो भी ब्रिगेडियर साहब हैं और डायरेक्टर जनरल आईएसआई डीजीसी जिसे उर्फ आम में बोला जाता है वो है मेजर फैसल नसीर के साथ मीटिंग के लिए दबाव डाला और वो
और वो जिस अदालती बेंच का हिस्सा थे उसकी कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए पैगाम भेजे। अब अगला सुनिए। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी पर उनके रिश्तेदारों के लिए दबाव डालने की कोशिश की गई और जिन बेंचेस का वो हिस्सा थे उनकी कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। एग्जेक्टिव की जानिब से भी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्हें केसेस पर कार्रवाई शुरू करने के लिए धमकियां दी गईं, लेकिन जस्टिस कियानी की जानिब से रद्द अमल ना मिलने के बायस ये कोशिशें बेसूद रहीं। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, अब तीसरे ऑनरेबल जज के जस्टिस अरबाब ताहिर पर उनके रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला गया। दौरा कोटा के मौके पर उन्हें बताया गया कि आईएसआई उनके टैक्स के मामलात में खामियां निकालने की छानबीन कर रही है। डायरेक्टर जनरल आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर, नाम नहीं लिखा लेकिन जाहिर ओहदा के एतबार से डीजी आईएसआई, डीजीसी आईएसआई और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फहीम ने उन्हें अप्रोच किया और जिस बेंच का वो हिस्सा थे उसके जेर समात ऐसे केस में अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करवाने की कोशिश की जिसका फैसला पहले लिखा जा चुका था। यानी जो फैसला लिखा जा चुका था, लिखे हुए फैसले को तब्दील करने के लिए कहा गया। और उसके बाद ये 6 ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं कि हमारी राय के मुताबिक अदलिया में इंटेलिजेंस एजेंसियों और एग्जेक्टिव की मुदाखलत, केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश और बिलखसूस ऐसे केसेस जिनके फैसलों पर जजों की जानिब से तहरीर किए जा चुके हों और जजों ने दस्तखत भी कर दिए हों लेकिन सिर्फ जारी न किए गए हों, उन केसेस में धमकियों के जरिए अपनी मर्जी के फैसले लिखवाने की कोशिश अदलिया की तौहीन है। हम चाहते हैं कि आइन के आर्टिकल 204 और अदलिया की तौहीन के 2003 के ऑर्डिनेंस के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाए ताकि जजेस किसी दबाव के बगैर मेरिट पर फैसला कर सकें। उसमें फिर ये 6 जजेस ऑनरेबल जजेस के दस्तखत हैं। अब ये एक जुमला जरा दोबारा सुन लीजिए कि फैसले लिखे जा चुके, अनाउंस नहीं हुए, यानी कि दस्तखत वगैरह करके इंटरनल फिर रहे हैं। अब उन केसेस, उन फैसलों के बारे में कौन बताता है बाहर कि जनाब ये फैसला आ रहा है और फलां जजेस ये कर रहे हैं तो इनको आके जरा काबू कर लें। ये जरा आप गौर कीजिएगा कि कहां तक है मामला और कहां तक बात फैली हुई है। उसके बाद अगला एक और खत है, ये भी सुनिए, क्योंकि आज आपको मैं इस मामले में तो आपको इंशाल्लाह आपको फुल कर दूंगा। इस व्लॉग के बाद जो है आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। तो उसके बाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम 12 फरवरी 2024 को खत, ये जिसका जिक्र कर रहे थे 12 फरवरी अभी कुछ अर्सा पहले का खत। वो कहते हैं जजेस, ऑनरेबल जजेस कहते हैं कि हम परेशानी के आलम में आपको खत लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को कहते हैं कि हम परेशानी के आलम में आपको खत लिख रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बतौर आइन और कानून के गैर जानिबदार सालिस होने की साख खो रही है। अवाम में यह तासुर पैदा हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी खौफ के बगैर और कानून के मुताबिक अवाम उन्नास के बेहतरी के लिए काम करने से कासिर है। उसकी वजह कि छापे पड़ रहे थे, वकला को उठाया जा रहा था और अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे थे। अदालतें जमानत करती थी, उनको उठा लिया जाता था। 3 MPO 16 MPO डीसी ले जाता था। जेल सुप्रीडेंट बात नहीं सुन रहा, असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट बात नहीं सुन रहा, एसी बात नहीं सुन रहा, डीसी आपके काबू में नहीं है और जो मर्जी कर किए जाए और लोगों को उठाया जा रहा है। तो उसकी तरफ है, हम सबको तनकीद का सामना करना पड़ता है जो गलत भी होती है, जिसकी मुखालिफ पार्टी से तवक्को भी की जा सकती है और हम ऐसी तनकीद को भी अवाम के एतमाद की खातिर कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम अपने इदारे की साख को पहुंचने वाले नुकसान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हमसे यह तकाजा करता है कि हम अपने इंसाफ के इदारे की सालमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें और ये यकीनी बनाएं कि इंसाफ सिर्फ किया ना जाए बल्कि होता हुआ नजर भी आए। और हमें यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही चाहती है और इसकी बेहतरी के लिए जल्द इक़दाम किए जाएंगे। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि दर्ज झेल मसाइल के हल के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। ज़िलई अदालत की निगरानी, आइन के आर्टिकल 203 के मुताबिक तमाम मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है, लेकिन हमारी निगरानी का निज़ाम बुनियादी तौर पर इंतहाई नाक़िस है, जिसके मुताबिक आपको चीफ जस्टिस का चार्ज संभालते वक्त जोर दिया गया था। हमारी ज़िलई अदालतों का कि जजेस आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं हैं और उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुस्तकिल मुदाखलत का सामना है। ऐसे इल्जामात भी सामने आए हैं कि ISI के एक इंस्पेक्टर के पास जजेस को
एक आईएसआई के एक इंस्पेक्टर के पास जजेस को आईएसआई के लोकल सेक्टर कमांडर के दफ्तर तलब करने के इख्तियारात मौजूद हैं, जहां जजेस को हदायत दी जाती हैं और केसेस में मुदाखलत की जाती है। अगर ये सच है तो ये इंतहाई खतरनाक है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये है लेवल। दोबारा मैं आपको सुना देता हूँ। दोबारा ये 12 फरवरी 24 को लिखा गया। उसकी वजह मैं आपको बता, इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। इमरान खान साहब के मुकदमात हैं और जैसे तोशाखाना में हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया और उसके बाद जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने फैसला सुनाया, फिर जज बशीर साहब ने फैसला सुनाया, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर फिर जज कुदरतुल्लाह साहब ने फैसला सुनाया। 3-4 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ सारे मुकदमात में फैसला सुना के बुशरा बीबी को भी सजा, कुरैशी साहब को भी, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सजा और इमरान खान साहब को भी सजा और चौधरी परवेज इलाही साहब को जेल में डाल दिया गया और उनके अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। तो ये वो कह रहे हैं कि अब दोबारा गौर से सुन लीजिएगा कि हमारी जिलाई अदालतों के जजेस आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं हैं और उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुस्तकिल मुदाखलत का सामना है। ऐसे इल्जाम भी सामने आए हैं कि आईएसआई के एक इंस्पेक्टर के पास जजेस को आईएसआई के लोकल सेक्टर कमांडर यानी कि ब्रिगेडियर फहीम साहब के दफ्तर तलब करने के इख्तियारात मौजूद हैं, जहां जजेस को हदायत दी जाती हैं और केसेस में मुदाखलत की जाती है। अगर ये सच है तो ये इंतहाई खतरनाक है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसके बड़ा और क्या हो सकता है। फिर आगे जी, एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जिलाई अदालत में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत के मुतालिक रिपोर्ट किया था और ये मामला आपके नोटिस में लाया गया था, लेकिन इस जज को ओएसडी बना दिया गया। फिर उन्हें चंद माह अमली तौर पर मुअत्तल रखते हुए पंजाब भेज दिया गया क्योंकि वो डेपुटेशन पर थे और ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के किसी मेंबर के मशवरे के बगैर की गई। यहां तक के मुतल्लिका इंस्पेक्शन जज से भी कंसल्ट नहीं किया गया। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब पे सारा आ रहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा गया कि आपने ये काम किया, यानी कि एक जज आपके नोटिस में ये लेके आया, फिर तमाम जजेस आपके नोटिस में ये लेके आए और ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के मेंबर ने करनी थी, उसको भी नहीं रखा गया। आपने तन्हे तनहा उसको पहले ओएसटी बनाया, फिर उसको दफ्तर में बिठाया और उसके बाद उसको भेज दिया। उसके बाद है जी, क्योंकि इंस्पेक्टर आईएसआई उनको लेके गया था सेक्टर कमांडर के पास और उन्होंने बात नहीं मानी थी और वो था इमरान खान साहब को सजा देना इद्दत के केस में। तो हमारी जिलाई अदालत के कुछ मेंबरान पर माली बदनवानी के भी इल्जामात हैं, जिसकी निशानदेही हालिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में की गई है। ये मामला भी आपके नोटिस में लाया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके मुतालिक कोई इकदाम नहीं किए। आपके साथ बाज जजों की जाती शोहरत के मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आपके साथ बाज जजों की जाती शोहरत के मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि आपके कुछ हैं मेल मिलाप। इन जजों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? इसके मुतालिक न इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को इत्मीनान में लिया गया और न ही उनकी तबादलों और तैनातियों के लिए इंस्पेक्शन जजों से कोई मशवरा किया गया। इन इकदामात से इंस्पेक्शन जजों का किरदार भी बेवकत कर दिया गया है। नेक्स्ट सुने। जज साहब कह रहे हैं, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हमसे ये तकाजा करता है कि तमाम अदालती उमूर में बेहतरीन मयार बरकरार रखा जाए। हमारी जेर निगरानी अदालतों में कुछ मुकदमात बरसों जेर इल्तवा रहते हैं, लेकिन सियासी अफराद पर मुश्तमिल कुछ ट्रायल्स का नतीजा ऐसी तनदही के साथ किया गया जिस पर न सिर्फ मीडिया बल्कि हमारी कानूनी बिरादरी के भी गैर जानिबदार अराकीन की जानिब से भी उन पर तनकीद की गई। बाज़ मामलात में तो मुकदमात की समाअत आधी रात तक जारी रही, जैसे जजों को खुसूसी हिदायत की गई हों कि वो एक मुकर्ररा वक्त के अंदर फैसला करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कवायद रूल 1 बाब 1 वॉल्यूम 1 की खिलाफ वर्जी है, यानी कि जो सजाएं जिस तरीके से, जिसमें मतहत अदालत को सुबह 8:30 बजे ता दोपहर 3 बजे के दौरान अदालती रूम सरंजाम देने का पाबंद किया गया है। यानी इमरान खान साहब को जो सजाएं सुनाई गई जजेस को और जो रात को अदालतें लगाई गई, ये यूं लगाई गई और जज मोहम्मद बशीर साहब जो है वो उनकी गाड़ी के करीब करीब फायरिंग भी हुई थी। तो वो ये कह रहे हैं, दोबारा सुन लीजिए, आपको 1 मिनट लूंगा। बाज मामलात में तो मुकदमात की समाअत आधी रात तक जारी रही, जैसे जजों को खुसूसी हिदायत की गई हो
कि वो एक मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर फैसला करें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कवायद रूल 1 बाब 1 वॉल्यूम 1 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें मातहत अदलिया को सुबह 8:30 से शाम दोपहर 3:30 बजे तक के दौरान अदालती अमूर सरंजाम देने का पाबंद बनाया गया है। अब ये उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने 2 दफा जो है वो जो साइफर ट्रायल तोशाखाना में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल दें, और साइफर में भी ये कहा गया, लेकिन ना साइफर में मतहत अदालत के जज ने बात मानी, ना ही दूसरे जज ने बात मानी, तोशाखाने वाले यानी कि जज अबू हसन जुल्करनैन साहब ने बात नहीं मानी और साइफर वाले जज ने भी बात नहीं मानी, और दोनों में उन्हें सजाएं सुना दी गई। और हुमायूं दिलावर का मामला तो आपके सामने ही है। अब आते हैं एक और खत्म होने वाला खत, लेकिन बहुत जरूरी है जी, और उसमें है जी बेंचों की तश्कील और मुकदमात का तयन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया, ये खत ही चल रहा है अभी, आखिरी पेज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में बड़े पैमाने पर अवामी बहस के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को बरकरार रखा, और हमने भी चाय के कमरे में आपके साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में इसी बात पर जोर दिया था कि हमें अपने केस मैनेजमेंट सिस्टम में शफाफियत के लिए इक़दाम करने चाहिए। हाई कोर्ट के कवानीन के मुताबिक मुकदमात की फिक्सिंग रजिस्ट्रार का इख्तियार है, बजाय इसके कि इंतजामी कमेटी इसके मुतालिक कोई वाज़ेह पॉलिसी गाइडलाइन मुतलब करती कि रजिस्ट्रार ऑफिस को इन इख्तियारात के इस्तेमाल में कैसी बेहतरी लानी है। रजिस्ट्रार का ये इख्तियार ही चीफ जस्टिस के ऑफिस ने जब्त कर रखा है। रजिस्ट्रार का ये इख्तियार ही चीफ जस्टिस के ऑफिस ने जब्त कर रखा है। हमें मुकदमात की फिक्सिंग के निज़ाम को हाई कोर्ट के कवायद और ज़वाबित के साथ हम आहंग करने की जरूरत है। जस्टिस सहतर मिनल्ला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने मुकदमात को फिक्स करने का इख्तियार अदालत के सीनियर जज को तफवीज़ कर रखा था, लेकिन जब आप चीफ जस्टिस बने यानी कि आमिर फारूक साहब, तो आपने मुरव्वजा कवायद मुअत्तल करके ये इख्तियार चीफ जस्टिस यानी अपने पास रख लिए। केस फिक्सिंग के फर्द वाहिद के पास ऐसे इख्तियारात ना कानून के मुताबिक हैं और ना ही उन्हें किसी भी अदालत एतबार से अच्छी पॉलिसी कहा जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी नौयत के केसेस फिक्स होने के मुतालिक भी बड़ी तनकीद होती है, इसका कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। और अगला एक और सियासी केस का हवाला दे दिया जी, सुने। एक सियासी केस में ऐसा भी हुआ, ये इमरान खान साहब से मुतालिक होगा यकीनन, ये एक सियासी केस में ऐसा भी हुआ कि 3 रुकनी बेंच में से 2 जजों ने केस को काबिल समाअत करार नहीं दिया था। एक जज ने केस को काबिल समाअत करार दिया, लेकिन आपने अक्सरियती फैसला तस्लीम न किया और नया बेंच तश्कील दे दिया। ये वाज़ेह नहीं है कि क्या चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि अगर किसी केस में अक्सरियती फैसला हो चुका और वो एक नया बेंच तश्कील देकर उसके सामने केस फिर कैसे समाअत मुकर्रर करे। ये वही केस है, यानी वो नहीं मानना जिसका फैसला हो चुका है, बल्कि एक नया बेंच तश्कील दे दिया। ये हो नहीं सकता, क्यों? और इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन ने 2022 में अपने एक हुक्मनामे में रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की कि हुक्म इम्तना हासिल किए गए केसेस के फैसले एक मखसूस वक्त के दौरान होने चाहिए, क्योंकि अबूरी रिलीफ केस को ज़ेर इल्तवा रखने की रवायत नहीं बनना चाहिए, जिसे कोई एक फरीक ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता हो। अदालत के कोड ऑफ कंडक्ट जजों को कम से कम वक्त में इंसाफ मुहैया करने का पाबंद करते हैं और उनकी अहमियत हुक्म इम्तना के केसेस में बढ़ जाती है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से हुक्मनामे को मुसलसल नजरअंदाज करना हैरानकुन है। ये असल में चार्जशीट है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, जिसका अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने वो हवाला दिया है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के कंडक्ट का जायजा लिया जाए। तो इसलिए आमिर फारूक साहब के कंडक्ट का जायजा लेना है कि 6 ऑनरेबल जजेस उनको बता रहे हैं कि हमने आपको ये कहा, हमने आपको ये आपकी खिदमत में पेश किया, आपकी खिदमत में ये अर्ज किया, लेकिन आपने सबको इग्नोर कर दिया। इज्तिमाई फैसला साजी आइन के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में दीगर जजों पर मुश्तमिल होती है। हाई कोर्ट के कवानीन में इन मामलात की निशानदेही की गई कि किन उमूर के मुतालिक फैसले इंतजामी कमेटी करेगी, कौन से मामलात फुल कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। फैसलों के ये फोरम जिन्होंने हाई कोर्ट के कवानीन के मुताबिक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना था, उन्होंने आपके चीफ जस्टिस होते हुए ऐसे काम नहीं किए। इसे तब्दील होना चाहिए और अदालत को चीफ जस्टिस के ऑफिस के बजाय अदालत की मुतालिका अथॉरिटी के जरिए काम होना चाहिए। अब आखिरी पैराग्राफ है जो कि इस मामले को समेट रहा है। वो कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बराह रास्त या बिलवास्ता मुदाखलत जारी है। जजों को डराने और धमकाने के मुतअद्दिद वाक़यात से आप खुद भी वाकिफ हैं।
ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा जा रहा है कि आप ये मुदाखलत भी जारी है, जजों को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और मुतअद्दिद वाक़यात से आप खुद भी वाकिफ हैं। मजीद यह कि जो 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजे गए हुकूमती अफराद की जानिब से इनके खिलाफ तौहीन अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, इन्हें स्कैंडलाइज भी किया गया ताकि इन पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा सके और जजों की गैर कानूनी तरीके से निगरानी की गई, घिनौने अंदाज में उनकी प्राइवेसी को मजरूह किया गया। ऐसे हर वाक़े के बाद आपने हमें यकीन दहानी करवाई, यानी कि आमिर फारूक साहब को कह रहे हैं कि आपने हमें यकीन दहानी कराई कि अदलिया में ऐसी मुदाखलत दोबारा नहीं हुई, लेकिन ये जारी रही और इस तरह इस्लामाबाद की हदूद से शहरियों के लापता होने को साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुअस्सर अंदाज में रोके रखा। लेकिन ऐसे वाक़यात फिर सर उठा रहे हैं। बुनियादी हकूक के निफाज और उसकी फराहमी के इदारे के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये वाज़ेह करना चाहिए कि ऐसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के आपसी ताल्लुकात बेहतरीन हैं और हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। पॉलिसी, सवालात, कवानीन के मुतालिक राय में इख्तलाफ होने के बावजूद हाई कोर्ट आपकी क़यादत में काम करने के लिए साजगार माहौल पर फ़ख्र करती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हमें अदालत में हम आहंगी बरकरार रखने की कोशिशों का पाबंद करता है, लेकिन कानून और आइन को बरकरार रखना हाई कोर्ट के कवानीन की पासदारी और अपने आइन की पासदारी के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन मसाइल को उजागर करें जिन पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। हमारी दरख्वास्त है कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इदारा जाती अमल को बहाल करने के उमूर पर गुफ्तगू की जाए जो हमें इज्तिमाई तौर पर अदालत को आइन और कानून के मुताबिक काम करने काबिल बना सके और हम अवाम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी खौफ के बगैर हर बहरान में काम करने का एतमाद हासिल कर सकें। खत पर दस्तखत है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये जो इस खत में जो कुछ बता दिया जजेस ने, इन इल्जामात की तहकीकात और वो भी ओपन कोर्ट में, तो काजी फाइजा साहब क्यों इसका सो मोटो नोटिस लेते और इसीलिए नहीं ले रहे थे। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी मामला इसलिए नहीं जा रहा था कि वहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को की राय को मेजॉरिटी हासिल नहीं थी। वहां पे नंबर्स के मुताबिक फैसला होता है। वहां पे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये 2 जज इकट्ठे हो गए, ऑनरेबल जजेस, और बाकी जो 3 हैं उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वो 2 नंबर काम करेंगे। और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर, वो उसमें बैठ नहीं सकते क्योंकि वो खुद इसमें उनका केस है। आगे आते हैं चीफ जस्टिस से पेशावर हाई कोर्ट, उनसे भी किसी ऐसे काम की तवक्को नहीं की जा सकती जो कि गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो या डराया धमका कर उनसे भी लिया जा सके, उनसे भी नहीं तवक्को की जा सकती। लिहाजा वो भी, और आना था सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उनके बारे में भी जस्टिस काजी फाइज साहब को और मंसूर शाह साहब को खतरा था कि वो भी हमारे साथ नहीं होंगे। तो ये हो जाएंगे 2-3। जब ये 2-3 हो जाएंगे तो मामला तो हमारे हाथ से निकल गया और फिर हमारे हाथ से ये सब कुछ निकल जाएगा और जो वो अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे और जो अपनी ओपिनियन देंगे वो तो सत्यानाश कर देगी। और ये मामला जो है ये अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये मामला और फिर उसके बाद सेक्टर कमांडर 1, सेक्टर कमांडर कोटा और फिर डीजीसी और फिर इंस्पेक्टर के जरिए, आईएसआई के इंस्पेक्टर्स के जरिए जजों को बुलवाया जाना और सेक्टर कमांडर के हुजूर पेश करना, ये सारे मामला जो हैं ये है सिचुएशन और ये है असल सूरत हाल। तो ये मामला जो है जी ये गैर मामूली तौर पे वाकया है और इसलिए अब ये सो मोटो नोटिस लिया जा चुका है। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि ये 7 रुकनी बेंच जो है ये नाकाफी है। अब अगली खबर लेते हैं जी, और अगली खबर उससे भी बड़ी है और वो है तोशाखाना में। आज हियरिंग थी तोशाखाना में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। आज हुआ है, आज सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, सजाएं मुअत्तल और उनकी रिहाई जो है वो अमल में इस केस में यानी कि तोशाखाना में जो है अब उनकी रिहाई हो सकती है और उनकी रिहाई हो सकती है। लिहाजा ये सिचुएशन हुई है और तोशाखाना में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं और जो अपील है, मेन अपील है, वो ईद के बाद सुनी जाएगी। ये भी कोर्ट ऑर्डर है आज का और कोर्ट ऑर्डर में ये मेंशन कर दिया गया है कि जनाब
तोशाखाना में सजा के खिलाफ जो अपील है वो ईद के बाद मुकर्रर की जाएंगी और सजाएं जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं और जब सजाएं मुअत्तल हो जाएं तो उसके बाद रिहाई हो जाती है और सजा के खिलाफ ईद पा तो बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल, इमरान खान साहब की सजा भी मुअत्तल। अब रह गया साइफर का केस और साइफर के केस में जी क्योंकि तोशाखाना 1 में पहले ही सजा मुअत्तल है और साइफर केस है और साइफर केस भी अगले हफ्ते उसकी हेयरिंग है, इसी हफ्ते हेयरिंग है और उसमें भी इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है और वो भी सजा मुअत्तल हो जाती है। उसमें तो मेरा ख्याल में फैसला आना है तो इमरान खान साहब को जो है वो रिहाई की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बीबी वो अपने रिहाई की तरफ जा रहे हैं और अगेन ये जो चीजें हैं ना जी ये अभी रुकी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं क्योंकि अलकादे ट्रस्ट है, अलकादे ट्रस्ट केस चल रहा है और उस केस के पल्ले भी कुछ नहीं है, उस केस के पल्ले भी कुछ बोगस केस है और उसमें कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, किसी किस्म की नहीं है, ना पैसा आया ना गया। इमरान खान साहब और सरकारी गवाह जो हैं वो फैसला दे चुके हैं, अपना गवाही रिकॉर्ड करवा चुके हैं इमरान खान साहब के हक में और बुशरा बीबी के हक में। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है अलकादे ट्रस्ट में गवाहों ने, सरकारी गवाहों ने, कि इस अलकादे ट्रस्ट का जो प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का, इसके ना ही कोई 1 रुपए की भी माली मनफियत नहीं है इमरान खान और बुशरा बीबी की और ना ही उनका कोई फाइनेंशियल ताल्लुक है इसके, ना ही बाद अज मर्ग जो है उसके बाद भी ये ट्रस्ट के पास ही रहेगा सारा कुछ। इसमें कोई चीज जाती मलकियत में नहीं जाएगी, ना बुशरा बीबी के ना इमरान खान के। तो यहां तक और जो 190 मिलियन पाउंड आया वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और सीधा और सुप्रीम कोर्ट अकाउंट से सिंध गवर्नमेंट को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने और फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया उसका हिस्सा। तो ये हो चुका। उसमें भी 1 रुपया ना इमरान खान साहब के अकाउंट में आया, ना इमरान खान साहब के अकाउंट से गया, ना बुशरा बीबी के अकाउंट में आया, ना बुशरा बीबी के अकाउंट में गया। तो ये है जी दूसरी अच्छी खबर और बुशरा बीबी का और इमरान खान साहब का तोशाखाना में भी अब रह गया सिर्फ एक मामला और वो है साइफर केस। वो भी इसी हफ्ते हेयरिंग है और इससे पहले है और उसमें अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये सिचुएशन चल रही है और उसके साथ साथ एक और भी है जी। आज मुलाकात हुई है अडयाला जेल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 से अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुए हैं, उनकी मुलाकात है और ये मुलाकात बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलाकात है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तोशाखाना में जो रिमार्क्स आए हैं जी मैं आपको बता देता हूँ कि तोशाखाना में जो आज हेयरिंग हुई है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की अपील पर समाप्त जो हुई है, अपील शुरू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। हम सजा मुअत्तली के बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे, ये सेनेटर अली जफर ने कहा, इमरान खान साहब के वकील ने। तो साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। तो साइफर कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं, लेकिन हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और की सजा मुअत्तल, उन्होंने नैब से पूछा, उन्होंने नैब ने कहा जी कि सजा मुअत्तली का केस तो है, यानी नैब खुद ही मान गया और तोशाखाना में इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल कर दी गई और सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद उन्होंने कहा मुकर्रर कर देते हैं। यही बुशरा बीबी के बारे में हुआ और नैब प्रोसिक्यूटर ने ये बयान दिया अदालत में आज कि जनाब ये सजा मुअत्तल कर दी जाए और ये आप इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ केस है, इस पर हमारी इब्तदाई दलाइल सुन लिए जाएं, साइफर अपीलें 1-2 समातों में मुकम्मल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा इसके बाद ये अपीलें सुनेंगे, एक साथ नहीं सुन सकते। हम आपकी सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कर लेते हैं और उन्होंने समाअत मुअत्तल कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। प्रोसिक्यूटर नैब से पूछा तो उन्होंने कहा जी सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। प्रोसिक्यूटर ने कहा सजा के साथ सजा का फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए और बानी इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इसको छोड़ दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। तो लिहाजा इस तरीके से ये मामला हुआ है और सजा मुअत्तल हो गई और अब इमरान खान साहब जो हैं वो ईद से पहले मुझे लग रहा है कि वो अपनी रिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है जी अब तक की सूरत हाल, अब तक के मामलात।
तो मेरा ख्याल है कि हमने 1 घंटा 30 मिनट आपके साथ गुजारे और काफ़ी फ्रूटफुल रहा और सारी चीज़ मैंने आपको अपडेट कर दी है जी। और इसके बाद इंशाअल्लाह आपको भी सारी चीज़ें ज़ुबानी याद हो गई होंगी। अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दिल करे ये व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा और इसको सुनें और उसके बाद आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो आपके आ रहे हैं जी, मैसेज आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और वही बात है जी, एक दोस्त हैं वो आते हैं, उनका वो अपने नाम से तो नहीं आए, वो बदस्तूर गालियाँ दे रहे हैं। रमज़ान का महीना है हालाँकि, वो एक ही साहब हैं। रमज़ान का महीना है, रमज़ान की हालत में गालियाँ दे रहे हैं। पता नहीं आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा, रमज़ान मुबारक तो है, इसका तो कम से कम। तो मुसलसल एक ही। तो बहरहाल आप खुश रहें, हम आपको यही कहेंगे कि आपके वालिदैन हैं, आपके अम्मी-अब्बू हैं, आपकी बहनें हैं, सब हैं, तो ये सारा कुछ वो देख रही होंगी, तो वो क्या समझ रही होंगी और अपने वालिदैन आपके सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि हमने क्या कैसा बच्चा पैदा किया है। तो बहरहाल सूरत-ए-हाल सही है जी। और बहुत-बहुत शुक्रिया सर सबका, आप हमारे साथ रहे। इजाज़त दीजिए जनाब। और गाली वाले भाई आप भी किसी दिन तो ठीक हो ही जाएँगे आप। अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे ही देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।